चैप्टर है हम लोग का हायर परचेज इंस्टॉलमेंट पेमेंट। और इस चैप्टर के नाम से आप लोग शायद पहले कुछ चीज जानते होंगे। हायर परचेज, ये वर्ड आप लोग ने सुना होगा, सुना है, कभी अप्लाइड किया है हायर परचेज? या कभी आपने अपने घर में कोई भी प्रोडक्ट इंस्टॉलमेंट में लिया है, ईएमआई में लिया है? तो आप लोग आजकल तो ऑनलाइन सिस्टम है, और ऑनलाइन सिस्टम में आप क्या करते हो, प्रोडक्ट सेलेक्ट करते हो और उस पर भी डिस्काउंट ऑफर रहता है, आफ्टर डिस्काउंट प्रोडक्ट सेलेक्ट कर लेते हो। सिलेक्शन के बाद जब पेमेंट मोड आता है तब वहां पर ऑप्शंस आते हैं कि भाई आप क्या पेमेंट मोड में लेना चाहते हो, कैश ऑन डिलीवरी, कार्ड पेमेंट, या फिर आप ईएमआई, नो कॉस्ट ईएमआई, ये वर्ड लिखा रहता है। तो आपका क्या मतलब वहां समझते हो, उसका मतलब क्या है नो कॉस्ट ईएमआई? क्या मतलब बताइए? इंस्टॉलमेंट रहता है उसमें इंटरेस्ट नहीं रहता है। जो इंस्टॉलमेंट रहता है उसमें इंटरेस्ट, कभी आपने चेक किया है कि आपने जो इंस्टॉलमेंट दिया उसमें इंटरेस्ट है कि नहीं? नहीं चेक किया क्या? हाँ है कि नहीं? नहीं है। चलिए, तो आपको चेक करना पड़ेगा क्या इंटरेस्ट उसमें ऑलरेडी इंक्लूड कर दिया है कि नहीं किया। जब आप पेमेंट करते हो, जब आपका क्रेडिट कार्ड का पेमेंट आता है, तो पेमेंट में आप देखिए क्या वहां पर इंटरेस्ट बोल के ऐड किया हुआ है कि नहीं, तो आपको मिलेगा वहां पर इंटरेस्ट, वहां इंटरेस्ट मिलेगा। हर ईएमआई में आपके हिसाब से वो ईएमआई अमाउंट है, बट उस ईएमआई में दो पार्ट है, प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ एसेट्स एंड इंटरेस्ट। तो आपको ऑनलाइन परचेज में नहीं मालूम पड़ेगा, लेकिन जब बिल आएगा, पहला इंस्टॉलमेंट आप पे करोगे, तो इंस्टॉलमेंट में जब ब्रेकअप देखोगे तो वहां पर आपको इंटरेस्ट मिलेगा। इसलिए कहीं पर भी कोई इंटरेस्ट ऑफ नहीं है। लेकिन इंस्टॉलमेंट सिस्टम में यह बताया गया है हम लोग के इंडिया में कि 12 महीने से नीचे का ईएमआई आप लोगे तो इंटरेस्ट अप्लीकेबल नहीं करना, लेस देन 12 मंथ्स। इसलिए आपके पास वहां ऑप्शन आता होगा 3 मंथ्स, 6 मंथ, 9 मंथ, 12 मंथ्स, ये ऑप्शन आता है। तो जब मोर देन 12 मंथ के ऊपर आप कोई भी प्रोडक्ट लेते हो ईएमआई बेस्ड पर, तब आपका वहां पर इंटरेस्ट सेपरेटली डिस्क्लोज कर देता है ऑनलाइन में कि आपका इंटरेस्ट कितना परसेंट है और कितना अमाउंट आपके ईएमआई में इंटरेस्ट इंक्लूड किया जाएगा जब मोर देन 12 मंथ का। इसलिए हम लोग ज्यादातर चॉइस करते हैं 3 मंथ्स का ईएमआई, 6 मंथ, मैक्स टू मैक्स 9 मंथ्स। उसके अंदर में ईएमआई इंटरेस्ट इंक्लूड नहीं करता। अदरवाइज कई बार आप प्रोडक्ट लेने जाते हो, नॉट ऑनलाइन, ऑफलाइन दुकान में लेने जाते हो, और दुकानदार आपसे पूछता है कि भाई कैश में लेंगे कि इंस्टॉलमेंट में लेंगे। तो वहां पर इंस्टॉलमेंट का मतलब ये हुआ कि आप इमीडिएट पैसा नहीं पे कर रहे, आप उसको पार्ट पार्ट करके पे करोगे। पार्ट पार्ट करके कैसे, तो डिपेंड करता है कि वो दुकानदार आपको ईएमआई सिस्टम कैसे पे करने बोलेगा। मंथली बेसिस, क्वार्टरली बेसिस, हाफ ईयरली बेसिस और ईयरली बेसिस। मंथली बेसिस का मतलब जिस मंथ से आप प्रोडक्ट लोगे उसके नेक्स्ट मंथ एज पर देयर गाइडलाइंस, नेक्स्ट मंथ से आपका ईएमआई स्टार्ट हो जाएगा। एवरी मंथ एक एक ईएमआई आपको पे करना। क्वार्टरली बेसिस का मतलब हो गया हर 3-3 महीने में आपको एक एक इंस्टॉलमेंट पे करना। हाफ ईयरली बेसिस हो गया हर 6 महीने में देना है, और एनुअली हो गया साल में एक। लेकिन आप ये नॉर्मली फीचर्स तब जानते हो जब आप अपने सेल्फ या अपने घर के किसी मेंबर्स के लिए प्रोडक्ट लेते हो। लेकिन यहाँ बात चल रहा है बिजनेस का। आप अगर कोई बिजनेस कर रहे हो, उस बिजनेस में एक मशीन का जरूरत है, उस मशीन का वैल्यू है 40 लाख, तब तो आपके वो ऑनलाइन में तो आएगा ही नहीं, इतने हाई वैल्यू का रहता है। इसलिए आप उसको ऑफलाइन उस शॉप में या जहां पर मशीन बनता है फैक्ट्री में, वहां पर जाके आप उसको परचेज करें। तो वहां पर आप मशीन जब खरीद रहे हो
तो उस मशीन का ईएमआई सिस्टम कैसे होगा? तो उस मशीन का ईएमआई सिस्टम के लिए आप, जिसको हम लोग बोलते हैं बायर, जो खरीद रहा है, और जो बेच रहा है उसको हम लोग बोलते हैं वेंडर, उन दोनों के बीच में एक और होता है जिसको हम लोग बोलते हैं फाइनेंशियर, जो फाइनेंस करता है। किसको फाइनेंस करता है? आपके बिहाफ में उस वेंडर को फाइनेंस करता है। मतलब कई कई जगह पर वेंडर ही फाइनेंसर होता है और कई कई जगह पर वेंडर और बायर के बीच में थर्ड पार्टी फाइनेंसर होता है। इन दोनों केस में शॉपकीपर जो वेंडर है उसको आपके प्रोडक्ट का प्राइस इमीडिएटली मिल जाता है। एग्जाम्पल के तौर पर मान लीजिए मैं एक वेंडर हूं, एज वेल एज फाइनेंसर भी। अब आप एज ए कस्टमर मेरे पास आए, 5 लाख का कोई मशीन परचेज किया। हमने कहा ठीक है भाई, आपको ईएमआई कितना कैसे देना है? आपने कहा एनुअली देंगे। तो हमने कहा ठीक है, एक काम कीजिए, 5 लाख है, 5 इंस्टॉलमेंट में कर लीजिए। आपने कहा ठीक है, 5 लाख। तो हमने कहा रेट ऑफ इंटरेस्ट 12% लगेगा। तो आपने कहा ठीक है, ओके, 12% रेट ऑफ इंटरेस्ट है। अब आप जब घर पर गए या ऑफिस में गए तो आप कैलकुलेट करोगे ना कि जो मशीन हमने 5 लाख का खरीदा है, 5 साल में हम इसको पेमेंट करेंगे, तो अमाउंट ऑफ इंस्टॉलमेंट कितना होगा? ये तो हमने अभी तक बताया नहीं, आपने पूछा नहीं। इंटरेस्ट का रेट हमने आपको बता दिया 12%, नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट आपको हमने बता दिया 5। तो आप कैलकुलेट करके देखोगे कि एक इंस्टॉलमेंट मेरे कितने का आएगा और 5 इंस्टॉलमेंट में हम कितना पे कर देंगे वेंडर को एज मी, और इंटरेस्ट आप 5 साल में कितना पे कर रहे हो। ये कैलकुलेशन आपको अपने ऑफिस में बैठ के करना है और उसी को आप अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में ईयर बाय ईयर शो करना है। बट कैसे? ये कैलकुलेशन आपको हम सिखाएंगे। एज ए बायर आप अपने बुक्स में क्या क्या चीज रिकॉर्ड करोगे जब आप कोई भी एसेट्स हायर परचेज में खरीदते हो, नॉट गुड्स, एसेट्स का बात। माने एज पर बायर वो प्रोडक्ट एज एन एसेट्स होगा, गुड्स नहीं होगा। क्यों? आप कोई भी गुड्स खरीदोगे तो यूज करने के लिए कि रीसेल के लिए? रीसेल के लिए। क्या आपने कभी ऐसा सोचा है या आपने कभी कहीं देखा है कि किसी ने प्रोडक्ट खरीदा है ईएमआई पर और उस प्रोडक्ट को बेच भी दिया? क्या आपने कभी देखा है ऐसा? या आपने कभी सोचा है कि ऐसा होना चाहिए? मान लीजिए एग्जांपल के तौर पर मैं गया एक दुकान में, एक एसी खरीदा 40,000 रुपए का ईएमआई सिस्टम में। एसी को ले आया, लाने के बाद मैंने उस एसी को किसी थर्ड पार्टी को बेच दिया कैश पैसा में। क्या मैं बेच सकता हूं उस पार्टी को कैश पैसा में? उसको मैंने दे दिया और उससे मैंने पैसा ले लिया इमीडिएटली। सेम वैल्यू 40,000 का एसी था, 40,000 में बिक गया और मैं वो पैसा अपने जिससे मैंने खरीदा है उसको मैं क्या दे रहा हूं? इंस्टॉलमेंट दे रहा हूं। क्या ऐसा आप लोग ने देखा है या ऐसा सुना है? तो बात यहां पर यही आता है कि क्या मेरे पास राइट्स है उस प्रोडक्ट को बेचने का? ये हम लोग इस चैप्टर में सीखेंगे। तो अगर हम ईएमआई सिस्टम में ले रहे हैं तो मेरे पास राइट्स नहीं बनता है जब तक हम फाइनल पेमेंट ना कर दे ईएमआई का, तब तक मेरा राइट्स नहीं है कि वो प्रोडक्ट हम किसी थर्ड पार्टी को सेल कर सकते। और जब अगर हम उसको ईएमआई में लिए हैं और अपने पास रखे हैं अप टू लास्ट ईएमआई तक, इसका मतलब है कि वो प्रोडक्ट अब हम खुद उसको यूज कर रहे हैं और यूज करने के बाद अगर हम उस प्रोडक्ट को बेच रहे हैं आफ्टर सम इयर्स, तो फिर तो ये माना जाएगा कि वो प्रोडक्ट डेप्रिसिएशन देने के बाद हम बेच रहे हैं, तो प्रॉफिट या लॉस ऑन सेल हमको कैलकुलेट करना पड़ेगा। दैट इज नॉट फॉर रीसेल।
रीसेल का मतलब समझते हो? जो प्रोडक्ट हम खरीदते हैं वापस बेचने के लिए, इसका मतलब मेरा वो बिजनेस है, खरीदना और यहाँ पर हम लोग बात करेंगे बेचने का नहीं। हम अगर प्रोडक्ट खरीद रहे हैं यूज करने के लिए, और जो प्रोडक्ट हम खरीदते हैं यूज करने के लिए, मेरे लिए वो बन जाता है एसेट्स। बट शॉपकीपर वेंडर के लिए वो एसेट्स नहीं है। वेंडर के लिए क्या है? वो गुड्स। कैसे? एग्जांपल समझिए। ग्रेट ईस्टर्न का नाम सुना आप लोग ने? गए भी होंगे। क्या प्रोडक्ट वो सेल आउट करता है? इलेक्ट्रॉनिक गुड्स, अप्लायंसेस, फ्रिज, टीवी, एसी, रेफ्रिजरेटर। फ्रिज तो बोल दिया, रेफ्रिजरेटर की होगा। तो वो प्रोडक्ट अगर आप खरीदते हो उस दुकान से यूज करने के लिए, लेकिन उस दुकानदार के लिए वो फ्रिज, टीवी जो है एज ए प्रोडक्ट, उसने भी कहीं खरीदा होगा किसी बेचने के लिए, उसके लिए वो क्या है? गुड्स। लेकिन हम अगर वो फ्रिज, टीवी, एसी अपने लिए लाते हैं तो यूज करने के लिए एज ए कंज्यूमर मेरे लिए बन जाता है वो एसेट्स। तो ये डिफरेंस भी आपको ध्यान रखना है कि जो बायर है उसके लिए हो गया एज एन एसेट्स, और जो सेलर है उसके लिए हो गया एज एन गुड्स। ओके, ये वो हम लोग का हायर परचेज का मतलब। क्लियर ये बात? कभी कभी ऐसा होता है कि आपने इंस्टॉलमेंट सिस्टम में प्रोडक्ट लिया 10 इंस्टॉलमेंट, और आपने 10 इंस्टॉलमेंट में से 4 दिया, 5वां नहीं दिया। 5वां का ड्यू डेट आ गया, आपने नहीं दिया। आपके पास वेंडर से कॉल आ गया कि आपका इंस्टॉलमेंट ड्यू हो गया है, आप पेमेंट कीजिए। फिर आपने वो ड्यू रख दिया, नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट का टाइम आ गया, वो वाला इंस्टॉलमेंट भी नहीं दिया, आप तो डिफॉल्टर हो गए। तो एज पर इंस्ट्रक्शन रूल्स ऑफ वेंडर, आप जब भी ईएमआई सिस्टम में लेते हो, हायर परचेज में लेते हो, तो आप एग्रीमेंट साइन करते हो। वेंडर एक एग्रीमेंट पेपर देगा जिस पर आपको साइन करना होगा। वो एग्रीमेंट पेपर में जो लिखा हुआ है ना, वो कभी नहीं पढ़ सकते, बहुत छोटा छोटा लिखा रहता है। वो लोग चाहते हैं ना कि आप पढ़ो ही नहीं, आप सिर्फ क्या कर दो वहां पर साइन। अब आप जब डिफॉल्टर हो जाओगे ना, तब लोग माइक्रोसॉफ्ट लेके दिखाएगा, बोलेगा ये देखिए ये आपका फॉल्ट के कारण ये आप डिफॉल्टर हो गए ना, अब क्या क्या पेनल्टी लगेगा वो आप देखो। तो जब आप डिफॉल्टर हो जाओगे तो वेंडर आपके साथ क्या करेगा? जा 2-4 बूंद ले आओ बाहर से। बाहर बारिश हो रहा है, अंदर हम लोग सेफ है, सब सेफ है, तो अंदर कोई भीज नहीं रहा है। तो चलिए आस्ते 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 ध्यान दीजिए, ध्यान दीजिए। अभी आप लोग के पास कई सारे क्वेश्चन अराइज हो गए दिमाग में, और नए नए क्वेश्चंस जो हम पढ़ाएंगे नहीं, उसके अलावा कैसे हम वेंडर से गुड्स खरीदें और डिफॉल्टर हो और उसको गुड्स ना दें, पैसा भी ना दें, आएगा दिमाग में। उसका रास्ता भी बताएंगे, ठीक है? कैसे निकला जाएगा उसका रास्ता। माइक का वॉल्यूम बढ़ा दे क्या? आवाज पीछे सुनाई दे रहा है कि नहीं, पहले बताओ। सुनाई दे रहा है सबको? लेकिन आप लोगों का सबका आवाज मेरे को सुनाई दे रहा है बिना माइक के। चलिए, तो बात कर रहे थे हम लोग डिफॉल्टर का, कि आपने 4 इंस्टॉलमेंट दिया, 5वां नहीं दिया, 6th वन भी नहीं दिया, तो वेंडर क्या करे आपके साथ? क्या करेगा वेंडर? तो फिर वेंडर का एक ही सॉल्यूशन है, वेंडर आपका प्रोडक्ट वापस ले जाए, और वापस ले जाने के बाद ध्यान समझे, इधर ध्यान दीजिए, पहले सुन लीजिए, ध्यान दीजिए। कहानी बता रहे हैं, लेकिन उसके बाद आप पढ़ाई जब करोगे तो उस कहानी का इंपॉर्टेंस है वहां पर। तो डिफॉल्टर होने के बाद क्या होगा? सबसे पहले आपका वो जो प्रोडक्ट है वो वेंडर वापस ले जाएगा, और आपने जितना भी इंस्टॉलमेंट पे किया है वो इंस्टॉलमेंट को उस प्रोडक्ट के यूटिलाइजेशन के बेसिस पर
एडजस्ट कर देगा एज ए हायर चार्जेस। हायर चार्जेस मतलब मान लिया जाएगा, दुकानदार मान लेगा कि आपको जितने साल आपने यूज किया उसका आपने उसको भाड़ा दिया है, क्योंकि आपको राइट्स नहीं दिया, उसने अधिकार नहीं दिया है। कब तक? जब तक आप लास्ट इंस्टॉलमेंट पे ना करें। इसका मतलब उस प्रोडक्ट का राइट्स किसके पास है? वेंडर के पास है। तो वो आपका प्रोडक्ट एनी टाइम डिफॉल्टर होने के बाद, प्रॉपर नोटिस रूल्स रेगुलेशंस को फॉलो करने के बाद वेंडर चाहे तो आपका प्रोडक्ट वापस ले जा सकता है। तो आपको ये भी सीखना है कि अगर कोई भी बायर डिफॉल्टर हो जाए तो वेंडर उसको लेके अगर अपने वापस ले जाएगा तो उसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट आप कैसे करें, ये भी एक पार्ट ऑफ दिस चैप्टर है। समझ आ रहा है? तीसरा पार्ट आपको जो सीखना है वो है वेंडर के पॉइंट ऑफ व्यू से। सुन लीजिए, मेरे ख्याल से मेरे से ज्यादा इंटरेस्टिंग वो बता रहा है क्या कुछ? दीपक? नहीं तो अभी तुम लोग जो बोले ना दीपक तले अंधेरा, तुम लोग उसके तले ही हो और अंधेरा हो जाएगा, तुम लोग उसको बार बार उसी को समझोगे। तो मेरे को भी समझ लो, उजाला रहेगा। ठीक है? तो वेंडर के पॉइंट ऑफ व्यू से, वेंडर के पास कई सारे कस्टमर आते होंगे एक साल के अंदर में, और अलग अलग प्रोडक्ट ईएमआई बेसिस पे लेते होंगे। जैसे कि हमने एग्जांपल दिया ग्रेट ईस्टर्न का, साल भर में कई सारे कस्टमर आते होंगे, रोज 2 4 5 कस्टमर आते हैं। किसी को 15 ईएमआई, किसी को 10 ईएमआई प्रोडक्ट वाइज, किसी को 25 ईएमआई। इस तरह के बेसिस पर वो पूरे साल भर में कितने सारे प्रोडक्ट बेच देता होगा। अब आप एक चीज सोचो कि उसका महीने का कलेक्शन कैसे आता होगा। अगर सबको मंथली बेसिस पर ईएमआई में बेचा हो तो तब तो उसके हर महीने में किसी ना किसी का तो ईएमआई आएगा ही हर महीने में। अगर पूरे साल भर में 1 अप्रैल से 31 मार्च 365 दिन, और 365 दिन में वो हर दिन एक भी प्रोडक्ट ईएमआई में बेचा होगा एवरीडे, तो समझ लीजिए हर महीने में एवरीडे उसका एक ना एक कलेक्शन जरूर आएगा। अगर हम मंथली बेसिस पर सोचे तो 1 अप्रैल को जो ले गया बंदा, 1 मई, 1 जून, 1 जुलाई, 1 अगस्त, फर्स्ट डे ऑफ एवरी मंथ एक इंस्टॉलमेंट वो पे करेगा। अगर वो 10 इंस्टॉलमेंट में लेके गया है तो अप्रैल से लेके 10 मंथ काउंट कर लीजिए, जनवरी उसका इंस्टॉलमेंट खत्म। जो फरवरी में लेके गया होगा उसका, सॉरी मई में, उसका फरवरी में इंस्टॉलमेंट खत्म। जो जून में लेके गया होगा मार्च में खत्म हो जाएगा, और जो जुलाई में लेके गया है उसका नेक्स्ट ईयर अप्रैल, फाइनेंशियल ईयर एंडिंग के बाद। अब आप सोचो कि मेरा फाइनेंशियल ईयर एंडिंग 31 मार्च है, क्या हम 31 मार्च को उस बंदे को बोल सकते हैं एज ए वेंडर कि भाई अपना इंस्टॉलमेंट पहले दे दो, मेरा ईयर एंडिंग है? नहीं बोल सकते। तो मेरे हिसाब से 31 मार्च को उस वेंडर का एक इंस्टॉलमेंट क्या हो गया? ड्यू रह गया। टोटल कितने इंस्टॉलमेंट आ गए? 11। अगर 12 इंस्टॉलमेंट में 11 आ गए, तो आप सोचो कि आप एज ए अकाउंटेंट, अगर उस दुकानदार के अकाउंटेंट हो तो आप सोचो पूरे साल भर का अगर वो दुकान का इंस्टॉलमेंट अमाउंट निकालना हो, तो पूरे साल भर का उस दुकानदार का प्रॉफिट निकालना हो, तो आप सोचो कैसे कैलकुलेट करना पड़ेगा। आप बोलोगे इतना कैलकुलेशन हर महीने एक एक दिन एवरीडे कैलकुलेशन करना ही पड़ेगा कि पूरे एक महीने में कितना इंस्टॉलमेंट आपको मिल गया, किस कस्टमर ने कितना इंस्टॉलमेंट में लिया था, उसका कितना आ गया इस साल, कितना अगले साल आएगा। ये सब कैलकुलेशन आपको करना है। मतलब इसका अकाउंटिंग सिस्टम प्रैक्टिकली देखो तो बहुत वाइटल है, लेकिन आप जब ये चैप्टर सीख लोगे ना बहुत इजी लगेगा। मतलब ये चैप्टर आपको बहुत प्रैक्टिकल चीज सिखाएगा, और आगे फ्यूचर में कभी आपको मौका लगा इस तरह के किसी भी कंसर्न में एज ए अकाउंटेंट या जॉब के हिसाब से, तो ये चैप्टर आपके लिए बहुत हेल्पफुल है। इसलिए इसको आप बहुत ध्यान से समझिए। लेकिन पहले हम आपको एज ए अकाउंटेंट के तौर पर नहीं बताएंगे। पहला पार्ट आपका होगा एज ए बायर के पॉइंट ऑफ व्यू कि आप अगर एक मशीन, एक एसेट्स खरीद रहे हो ईएमआई बेसिस पर,
तो आप जो उसको इंस्टॉलमेंट दे रहे हो विथ इंटरेस्ट, वो आप कितना इंस्टॉलमेंट दे रहे हो, कितना इंटरेस्ट दे रहे हो, टोटल प्रोडक्ट पर कितना इंटरेस्ट आपका लग रहा है, ये सब आपको अब सिखाया जाएगा। ये समझ में आ रहा है? तो पूरे चैप्टर का थीम जो है वो यही है कि आप कोई भी एसेट्स खरीदते हो ऑन द बेसिस ऑफ ईएमआई, तो उसको हम लोग बोलते हैं हायर परचेज एंड इंस्टॉलमेंट। क्लियर ये बात? ठीक है। इसलिए टैक्स का टैक्स के लिए तो आप भी तो उसको बाद में बुलाना होगा, तब तो हम जान नहीं सकेंगे, बात नहीं कर सकते अभी क्लास में। टैक्स कौन सी क्या चीज की टैक्स करना मॉर्निंग में जिसको बोलना होगा फर्स्ट टाइम में बोलना, फ्री रहते हैं ना फर्स्ट टाइम में बात, अभी हम जा नहीं सकते। नहीं आज 6:30 7 बजे। चलिए देखिए, पहला फर्स्ट आपको हम थोड़ा सा दिखा देते हैं डेफिनेशन। हायर परचेज एग्रीमेंट मीन्स an agreement under which goods are let out या let on hire and under which hirer has an option to purchase them in accordance with the terms of agreement। यहाँ hirer का मतलब क्या हो गया? buyer। and includes an agreement under which पहला possessions of goods is delivered by the owner thereof to a person on a condition that such person pay the agreed amount in a periodical installment। पहला एग्रीमेंट यही होगा कि जो भी वो एसेट्स खरीदेगा उसका इंस्टॉलमेंट पीरियोडिकली देगा। पीरियड का मतलब मंथली, क्वार्टरली, हाफ ईयरली या एनुअल। प्रॉपर्टी इन द गुड्स इज टू पासेस टू सच पर्सन ऑन द पेमेंट ऑफ लास्ट। उस प्रॉपर्टी का राइट्स अधिकार बायर को लास्ट इंस्टॉलमेंट में ही ट्रांसफर किया जाएगा। एंड सच पर्सन हैज अ राइट टू टर्मिनेट द एग्रीमेंट एट एनी टाइम बिफोर द प्रॉपर्टी सो, वो चाहे तो उसके पहले टर्मिनेट भी कर सकता है, मतलब कैंसिल भी कर सकता है। ये हायर परचेज के बारे में शॉर्ट। अब कुछ टर्म्स समझ लीजिए जो हमारे इस चैप्टर में यूज होते हैं। हायर वेंडर किसको बोलते हैं? ये हायर वर्ड लगाने का मतलब है, चैप्टर का नाम ही हायर परचेज है, इसलिए हर जगह हायर वर्ड लगा रहेगा। ठीक है। वेंडर मतलब कौन हो गया? सेलर। इसलिए हायर वेंडर मतलब जो इंस्टॉलमेंट सिस्टम में गुड्स को बेचता है उसको हम लोग बोलते हैं हायर वेंडर। हायर परचेजर कौन हुआ? जो हायर परचेज में गुड्स खरीदता, बायर बोलते हैं। कैश प्राइस किसको बोलते हैं? द प्राइस डिसाइडेड बिटवीन द बायर्स एंड वेंडर इज द कैश प्राइस। बट विथ इंटरेस्ट अगर जब हो जाएगा तो वो कैश प्राइस नहीं होगा, इसलिए कैश प्राइस को बोलते हैं विदाउट इंटरेस्ट। जो एसेट्स हम खरीदेंगे विदाउट इंटरेस्ट उस प्राइस को बोलेंगे कैश प्राइस, या ये बोल लें कि जो प्राइस बायर वेंडर से खरीद रहा है उसको कैश प्राइस बोलेंगे, लेकिन जैसे ही वो ईएमआई सिस्टम में कन्वर्ट करेगा तो उसको हम लोग बोलेंगे हायर परचेज प्राइस। दैट इज अ डिफरेंस है। हायर परचेज और कैश प्राइस में अंतर है। क्या अंतर है दोनों में? कैश प्राइस में इंटरेस्ट नहीं है और हायर परचेज प्राइस में इंटरेस्ट इंक्लूड। समझ में आया? मान लीजिए मेरे को बोला गया 40,000 का एक मशीन है और बोला गया आप इंस्टॉलमेंट में लीजिएगा तो आपका टोटल लगेगा 50,000, तो इसमें 10,000 को क्या मानेंगे हम? तो ये 50,000 को क्या बोलेंगे? हायर परचेज प्राइस। और 40,000 को क्या बोलेंगे? कैश। डाउन पेमेंट किसको बोलते हैं? डाउन पेमेंट मतलब अमाउंट पेड बाय द बायर टू द वेंडर एट द टाइम ऑफ परचेजिंग या एट द टाइम ऑफ डिलीवरी ऑफ
गुड्स। जब वेंडर गुड्स डिलीवर करता है उस समय जो पेमेंट करता है बायर, उसको हम लोग बोलते हैं डाउन पेमेंट। बहुत जल्दी समझ। ओके, चलिए कुछ चीज नोट कर लीजिए। कुछ टर्म्स है जो आपको पहले जान के रखना है, जैसे अभी हमने बताया कैश प्राइस, डाउन पेमेंट, अमाउंट ऑफ इंस्टॉलमेंट, नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट, रेट ऑफ इंटरेस्ट, रेट ऑफ डेप्रिसिएशन, मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन, हायर परचेज प्राइस, हायर परचेजर, हायर वेंडर, ये डिफरेंट टर्म्स में कुछ टर्म्स का मतलब हमने बता दिया था, कुछ टर्म्स आप डिफाइन कर दो। जैसे कैश प्राइस आपको मालूम ही है, दैट इज द अमाउंट ऑफ एसेट्स बोल सकते हैं एज पर बायर के हिसाब से। हम जो भी बात कर रहे हैं अभी बायर के हिसाब से बात कर रहे हैं। डाउन पेमेंट का मतलब समझ गए हो कि एट द टाइम ऑफ डिलीवरी ऑफ गुड्स या एसेट्स जो बायर पे करता है उसको हम लोग बोलते हैं डाउन पेमेंट। अमाउंट ऑफ इंस्टॉलमेंट का मतलब होता है कि आपका इंस्टॉलमेंट का अमाउंट कितना होगा। ये दो हो सकता है, आइदर फिक्स्ड या फ्लक्चुएटिंग। फिक्स मतलब हर इंस्टॉलमेंट का अमाउंट सेम होगा, और फ्लक्चुएटिंग का मतलब हुआ हर इंस्टॉलमेंट का अमाउंट डिफरेंट होगा। और वो कैसे होगा अभी आप सब समझ करोगे, आपको दिखाएंगे कैसे फिक्स्ड और कैसे डिफरेंट। ओके, नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट का मतलब आप कितने इंस्टॉलमेंट पे करोगे। और जब हम लोग को बोला जाता ना कि 40,000 का मशीन है, 10 इंस्टॉलमेंट में पे करना है, तो आपका एक इंस्टॉलमेंट कितने का हो जाएगा? 40,000 तो कैश प्राइस है। अब इसमें इंटरेस्ट जोड़ेंगे, उसके बाद 10 से डिवाइड करेंगे, तब जाके आएगा ना आपका एक इंस्टॉलमेंट का। तो चलिए रेट ऑफ इंटरेस्ट बोलते हैं 12% है पर एनम, और 10 इंस्टॉलमेंट ईयरली बेसिस पर है। तो बताइए हर इंस्टॉलमेंट कितने का? 4 अरे वाह, बहुत जल्दी फास्ट कैलकुलेट कर दिया। हम इतने साल में कभी कैलकुलेट नहीं कर सके। भाई आप 10 इंस्टॉलमेंट दे रहे हो ना, 10 इंस्टॉलमेंट दे रहे हो मतलब 10 साल लगेगा आपको। तो इंटरेस्ट क्या एक ही बार में हो जाएगा? एक साल का इंटरेस्ट खाली काउंट करोगे? ऐसा नहीं होता। आपने जब
प्रोडक्ट खरीदा, पहला इंस्टॉलमेंट दिया, फिर देखा आपका ड्यू अमाउंट कितना है, उस ड्यू अमाउंट पर आपका इंटरेस्ट कैलकुलेशन होगा। जैसे एग्जांपल के तौर पर मान लीजिए आपने इसमें से 5,000 पे कर दिया, तो आपका ड्यू अमाउंट कितना है, तो नेक्स्ट ईयर इंटरेस्ट कितने पे लगेगा, अब 35 प्लस इंटरेस्ट, तो आगे 38,000 समझ। अब 38,000 में फिर आपने 5,000 दे दिया, तो कितना बचा 33। अब 33,000 पे सेकंड ईयर में इंटरेस्ट लगेगा। कैलकुलेशन ऐसे होता है, इसलिए आप इसका अभी कैलकुलेशन नहीं दिखा सकते, तो हमने आपको बताया नहीं है। तो आप केवल एक साल का इंटरेस्ट जोड़ नहीं सकते हैं, क्योंकि ईयरली इंस्टॉलमेंट। खैर आगे देखिए, रेट ऑफ इंटरेस्ट का मतलब जो वेंडर आपके प्रोडक्ट पर चार्ज करेगा। रेट ऑफ डेप्रिसिएशन, कितना परसेंट रेट ऑफ इंटरेस्ट, सॉरी रेट ऑफ डेप्रिसिएशन मींस द डेप्रिसिएशन शुड बी चार्ज बाय द बायर, क्योंकि बायर के लिए वो क्या है, एसेट्स, और एसेट्स को हम लोग क्या कैलकुलेट करते हैं, मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन। आप लोग सीखे होना अकाउंट्स में, स्ट्रेट लाइन, डिमनीजिंग, बस ये दो ही आता होगा और नहीं आता। हाँ तो WDP हो गया, डिमनीजिंग, और बहुत सारे हैं, मशीन आवर रेट, सब पढ़ा है आप लोग को। चलिए अभी बात करेंगे आप स्ट्रेट लाइन और WDP, ये दो मेथड। हायर परचेज प्राइस किसको बोलते हैं, कॉस्ट प्राइस प्लस इंटरेस्ट, मतलब CP प्लस इंटरेस्ट। हायर परचेजर किसको बोलते हैं, बायर, बायर को हायर परचेजर यूज करेंगे, और हायर वेंडर मतलब सेलर। ये इसलिए पहले बता दिए, कई जगह हम वर्ड बोलेंगे हायर परचेजर, कई वर्ड बोल देंगे बायर, तो आप कंफ्यूज ना हो। हायर परचेजर मींस बायर और हायर वेंडर मींस सेलर। तो ये डिफरेंट टर्म्स हम लोग यूज करेंगे हायर परचेज, ओके। अब आइए वर्किंग, आपको मेजर वर्किंग नोट बताते हैं। जो बायर्स है वो सबसे पहले कैलकुलेशन, जैसे आपको कहा ना, आपने एक एसेट खरीद के लाया, आपको 10 इंस्टॉलमेंट में पे करना है, तो आप कैलकुलेट करोगे कि भाई हर इंस्टॉलमेंट मेरा कितने का होगा, ओके। दो तरह का होता है, इंस्टॉलमेंट का अमाउंट फिक्स होता है और फ्लक्चुएटिंग। अब देखिए यहाँ पर कैसे फिक्स्ड है और कैसे फ्लक्चुएटिंग है, उसका एक एग्जांपल लेते हैं। आप लोग कॉपी में लिखिए, एक एक करके बता रहे हैं। सम्स देख लीजिए पहले, इस पर हम थोड़ा वर्किंग पार्ट पहले बताएं। टी लिमिटेड परचेज मोटर लॉरीज, यहाँ टी लिमिटेड कौन है, बायर कि सेलर, बायर। परचेज मोटर लॉरीज, मोटर लॉरीज टी लिमिटेड के क्या हो गया, ऑन हायर परचेज सिस्टम ओवर ए पीरियड ऑफ 4 years, 4 साल के लिए। 24,000 being payable on delivery, बोलिए डाउन पेमेंट ऑन 1 January 93, पहला पेमेंट जनवरी 93 को किया, एंड बैलेंस बाय एनुअल इंस्टॉलमेंट ऑफ 24,000 पहले से डिसाइड हो गया हर इंस्टॉलमेंट कितने का होगा, कितना इंस्टॉलमेंट देगा, 4, क्योंकि 4 साल का ही है। तो ये 24,000 कौन सा इंस्टॉलमेंट हुआ, फिक्स्ड की फ्लक्चुएटिंग, फिक्स्ड। ऑन 31 दिसंबर ईच ईयर, हर साल एंड ऑफ द ईयर देगा। एम लिमिटेड सोल्ड द लॉरीज, या एम लिमिटेड को क्या बोलेंगे, सेलर, वेंडर, एड वेंडर। चार्जिंग इंटरेस्ट 5% पर एनम ऑन, एक एक साल पर चार्ज करेगा कितना, 5%। कैश वैल्यू ऑफ लॉरीज ऑन डिलीवरी वाज 1,09,000, इसको कौन सा प्राइस बोलेंगे, कैश प्राइस, तो इसमें इंटरेस्ट इंक्लूड। डेप्रिसिएशन 25% ऑन WDV वाज रिटन ऑफ ईच ईयर,
तो मेथड कौन सा हो गया, WDV। रेट कौन सा हो गया। तो जो जो टर्म्स अभी हमने बोला था वो सब टर्म्स यहाँ पर आपको मिलेंगे। और जब भी आपको इस तरह के सवाल दिया जाए और बनाना पड़े तो आप सबसे पहले कॉपी में टर्म्स लिख लीजिएगा, उसका वैल्यू लिख लीजिएगा। ओके, तो चलिए सबसे पहले कॉपी में लिखिए कैश प्राइस। कैश प्राइस कितना लिखेंगे, 1,09,100। डाउन पेमेंट 24,000। नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट 4। रेट ऑफ इंटरेस्ट 5%। रेट ऑफ डेप्रिसिएशन 25%। मेथड या मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन WDV। सभी इंफॉर्मेशन लिख लिया आप लोग ने। चलिए पहले आप लोग यहाँ ध्यान दीजिए, कॉपी नहीं करना है, समझना है और आप लोग को बताते जाना है। कैलकुलेटर सब अपने पास रख लीजिए सामने में। कैश प्राइस ऑफ द गुड्स कितना था, 109। डेट क्या था, 1 जनवरी 93 को खरीदा गया था और उसी दिन उसने डाउन पेमेंट दिया था कितने का। तो डाउन पेमेंट अगर हम उसी दिन देंगे तो मेरा डाउन पेमेंट लेस हो जाएगा, बैलेंस अमाउंट कितना आएगा, सेम डेट में। ओके, अब पहला इंस्टॉलमेंट हम कब पे करेंगे, 31 दिसंबर उसी ईयर में, क्योंकि बता दिया कि हर इंस्टॉलमेंट कब पे करेगा, एंड ऑफ द ईयर। तो 31 दिसंबर को अगर हम इंस्टॉलमेंट देने जाएंगे तो दुकानदार जो है, वेंडर जो है, इंटरेस्ट चार्ज कर देगा। बोलेगा आपने आपका पैसा ड्यू है 5500 1 तारीख और आप हमको दे रहे हो पहला इंस्टॉलमेंट 31 दिसंबर को, तो 1 साल का इंटरेस्ट 5% के हिसाब से कितना होगा, 85,100 पे निकालेंगे। 4255। तो टोटल कितना हो जाएगा, 89355। माइनस नहीं करेंगे, ऐड होगा इंटरेस्ट। अब ऐड करने के बाद जैसे ही मैंने दुकान में एंटर किया, दुकानदार ने कहा आपका टोटल अमाउंट है 89,355। हमने कहा ठीक है, एक काम कीजिए आप मेरे से पहला इंस्टॉलमेंट ले लीजिए। कितने का, बोले ये तो आप ले लीजिए 65,355 मेरा ड्यू हो गया और ये ड्यू हो गया 4 जनवरी 94 को। ठीक है, अब मेरा सेकेंड इंस्टॉलमेंट का बारी कब आएगा, 31 दिसंबर को। 31 दिसंबर 94 को जब मैं गया तो उसने मेरे पर क्या चार्ज किया, 5%। 3287। कोई फैक्टर नहीं है, आप अपने कॉपी में जो मर्जी लिखिएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अभी 6 लिखे चाहे 7 लिखे, 8 लिखे, कोई फैक्टर नहीं। 1 रुपया का इधर उधर का आजकल कोई प्रॉब्लम नहीं।
ऐड करके बताइए कितना आएगा। 68,022। ये हो गया हम लोग का 31 दिसंबर को। अब हम सेकेंड इंस्टॉलमेंट उसको पे करेंगे कितने का। 34, 44, 622। ये 1 जनवरी 95 का बैलेंस हो गया। फिर हम उस साल के एंड में वापस गए 31 दिसंबर 95 पे, तो उसने मेरे पर इंटरेस्ट चार्ज किया 5%। 224685 सबको समझ में आ रहा है। ये 1 जनवरी 96 का बैलेंस हुआ। 31 दिसंबर 96 को गया, फिर उसने इंस्टॉलमेंट देना था। बैलेंस उसी दिन हमने थर्ड इंस्टॉलमेंट इसको दिया कितने का। 2288। ये बैलेंस 1 जनवरी 96 का होगा। अब 96 के एंड में गया, इंटरेस्ट चार्ज कर दिया 112399 और चौथा इंस्टॉलमेंट हमने दिया उसको कितने का। हमारा तो इंस्टॉलमेंट फिक्स्ड है ना, तब तो हम उसको 24,000 ही देंगे। बाकी अमाउंट क्या करेंगे, कैलकुलेशन के हिसाब से तो पूरा एक्यूरेट जीरो होना चाहिए, जीरो तो हुआ नहीं है। तो हम ये समझेंगे कि लास्ट टाइम जो इंटरेस्ट कैलकुलेशन के हिसाब से 42 रुपया हो रहा था, उसकी जगह में अब उसको हम लोग लिखेंगे यहाँ पर 47। अगर आपका परसेंटेज रेट ऑफ इंटरेस्ट के हिसाब से लास्ट इंस्टॉलमेंट का अमाउंट टैली नहीं कर रहा है, एक्सेस या डेफिसिट या कम बेसी हो रहा है, तो आप इंटरेस्ट को थोड़ा सा एडजस्ट कर लीजिए, उतना अमाउंट तक ले आइए जो कि आपका लास्ट इंस्टॉलमेंट जितने का है। इसका मतलब ये समझ के चलेंगे हमने 5 रुपया एक्स्ट्रा इंटरेस्ट समझ में आ रहा है। जब फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट का बात आएगा और लास्ट इंस्टॉलमेंट देने के बाद मेरा वैल्यू क्या बचा, ये कैलकुलेशन बायर हायर परचेजर अपने बुक्स में करेगा और देख लेगा। अब ये बताए उसको 4 साल में उसका इंटरेस्ट कितना लगा। तो फिर आप एक काम करते हैं, यहां पर एक इंटरेस्ट कॉलम बना लेते हैं। ओके, क्या पहला डाउन पेमेंट में इंटरेस्ट लगा था, पहला इंस्टॉलमेंट देने के पहले इंटरेस्ट लगा ना कितना 42 ये वाला। सेकेंड इंस्टॉलमेंट देने के पहले इंटरेस्ट लगा 3267, तीसरा में लगा 2231 और 1147 10,900 करेक्ट। मतलब 1,09,100 रुपए का एसेट्स खरीदा, उस पर 10,900 उसका इंटरेस्ट लगा, नियर बाई देखा जाए तो एवरेज 10% आया। ये कैलकुलेशन बायर करेगा तो उसको ये मालूम पड़ जाएगा हम कितना परसेंट टोटल इंटरेस्ट चार्ज कितना किया था वेंडर ने 5, क्यूमुलेटिव वे में होते होते वो बन गया कितना 10। समझ में आ रहा है सबको। और साथ में एक और कैलकुलेशन दिखा देते हैं। आपने जब पहला इंस्टॉलमेंट दिया था तो कितने का दिया था 24,000 का,
उस 24,000 में आपका इंटरेस्ट कितना लग रहा था? 425। तो आपका प्रिंसिपल वैल्यू कितना होगा ये बता सकते हो? माइनस कीजिए 24,000 माइनस 19। मतलब जब आप पहला इंस्टॉलमेंट दिए हो ना 24,000 का, उसमें आप 4255 का इंटरेस्ट है, और जो प्रोडक्ट का कैश प्राइस है उसका पेमेंट आपने कितना किया है? 197। ठीक है। जब सेकेंड इंस्टॉलमेंट दिए थे 24,000 का, तो इंटरेस्ट कितना लगा? 3267। तो प्रिंसिपल वैल्यू कितना होगा? 2077। जब तीसरा इंस्टॉलमेंट दिए तो उसमें 2231 इंटरेस्ट लगा, तो प्रिंसिपल वैल्यू कितना था? 2176। और चौथा इंस्टॉलमेंट में 1147 इंटरेस्ट है, 22,855। सबको जोड़ लीजिए, इन चारों को जोड़ लीजिए। 105 गलत है। तो ऊपर ही लिखो। तो और गलत है। कितना आया? 105 प्लस 24 जोड़िए। जब डाउन पेमेंट दिया था तो कोई इंटरेस्ट नहीं था उसमें, तो डाउन पेमेंट हम क्या चीज का पे किए थे? कैश प्राइस का। अगर आप इस कैश प्राइस को जोड़ो तो टोटल देखिए वही कैश प्राइस आएगा जो आपने स्टार्टिंग में लिखा था। इसका मतलब है जो इंस्टॉलमेंट आप पे कर रहे हो वो प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट जोड़ के पे कर रहे हो। उसमें आपका हर इंस्टॉलमेंट में इतना प्रिंसिपल है, टोटल प्रिंसिपल है और टोटल, और इन दोनों को जोड़ेंगे तो आएगा टोटल 1,20,000। इसका मतलब 1,09,100 आपका कैश प्राइस है, लेकिन आप पे कर रहे हो हायर परचेज प्राइस 1,20,000। बात समझ में आ रहा है सबको? नोट करना है, कर लीजिए फटाफट।
ये सबका समझ में आया? तो एक पहला आपने पढ़ा फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड, और ये जो वर्किंग पार्ट है ये आपको हर सम्स में जरूरत पड़ेगा। मतलब पहले आपको ये बनाना पड़ेगा, उसके बाद ही जर्नल और लेजर में हम लोग जाएंगे। लेकिन अभी हम लोग एक सम्स और करते हैं जो फ्लक्चुएटिंग के हिसाब से, तो आपको डिफरेंस मालूम पड़ेगा कि फ्लक्चुएटिंग का कैलकुलेशन कैसे करना है। ओके, हो गया सबका? वैसे आप लोग सम नंबर 2 और सम नंबर 3 ये दोनों ही फिक्स्ड मेथड के बेस पर है, इसलिए ये दोनों सवाल आप लोग होमवर्क के तौर पर बनाएंगे। जब सिलेबस खत्म हो जाएगा उसके बाद देंगे। सम नंबर 2 एंड 3 होमवर्क रहेगा जब आपके पास बुक अवेलेबल होगा। ई कॉपी तो आप लोग के पास है ही ऑलरेडी। चलिए, हाँ ऐप में है, जिन लोग के पास नहीं है सब मिल जाएगा, चिंता का बात नहीं। वैसे भी कौन सा तुम लोग आज बोलेंगे और परसों बना के ले आओगे? ऐसा कभी हुआ है? पिछला एक चैप्टर पढ़ाया था, ऐसा हुआ है क्या? हर बार तो ये लाए कि सवाल बनाते हैं, बनता नहीं है, बना के। चलिए, ओके ओके, अभी ध्यान दीजिए। सब नंबर 4 क्या क्या इंफॉर्मेशन दिया है आप लोग कॉपी में नोट कर लें। कॉपी में नोट करें। हम सब पढ़ रहे हैं। 1 जनवरी 2000 बख्शी ब्रदर्स acquired a machine on hire purchase. Contract terms were cash price of machine 20,000। लिख लीजिए कैश प्राइस 20,000। $8,000 was to be paid in signing the contract. Down payment 8,000. Balance was to be paid in annual installment of 4,000 plus interest. ये लाइन याद रखिए, ध्यान दीजिएगा सब लोग।
4000 प्लस इंटरेस्ट का मतलब 4000 तो पे करना ही है, उसमें प्लस क्या जोड़ना है, उस ईयर का, जिस इंस्टॉलमेंट में जिस ईयर में हम पे करेंगे उस ईयर में जो भी इंटरेस्ट होगा वो इंटरेस्ट इसमें जोड़ देंगे। इसका मतलब हर साल का इंटरेस्ट तो अलग अलग होगा, तो आपका इंस्टॉलमेंट का अमाउंट भी क्या होगा, अलग होगा। इसलिए इसको हम लोग बोलेंगे फ्लैक्चुएटिंग। तो आप लिख लीजिए अमाउंट ऑफ इंस्टॉलमेंट 4000 प्लस इंटरेस्ट। इंटरेस्ट चार्ज ऑन आउटस्टैंडिंग बैलेंस, रेट ऑफ इंटरेस्ट 6% पर एनम। रेट ऑफ इंटरेस्ट 6% पर एनम। डेप्रिसिएशन 10%, स्ट्रेट लाइन मेथड। नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट, बताइए कितना इंस्टॉलमेंट उसको पे करना होगा, इसमें दिया हुआ नहीं है बट आप कुछ जान सकते हैं कितना इंस्टॉलमेंट वो देगा, और ज्यादा से ज्यादा 4 ही देना पड़ेगा। या तो बोलो 4 देना है, कम से कम 4 क्या होगा। आपका अमाउंट कैश प्राइस कितना था, जब आपने इंस्टॉलमेंट डाउन पेमेंट दिया तो कितना का दिया, तो आपके पास कितना बैलेंस बचा, 12,000। और एक एक इंस्टॉलमेंट में कितना अमाउंट होना चाहिए उसका, क्योंकि लिखा है बैलेंस वाज टू बी पेड, बैलेंस 12,000 को पे करेगा 4,000 प्लस इंटरेस्ट, 4,000 से डिवाइड कीजिए कितना आएगा, नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट हो गया। कोई डाउट, क्लियर है। अगर हम लोग वर्किंग बनाते हैं, चलिए आप साथ साथ बना लें, ओके चलिए, तो आप लोग भी साथ साथ ड्रॉ कर लीजिए। कैश प्राइस 20,000 लेस डाउन पेमेंट 8,000, बैलेंस अमाउंट 12,000। डेट हमने मेंशन नहीं किया, वैसे कौन सी डेट में खरीदा था मालूम है, 1 जनवरी 2000, 1 जनवरी 2000। बैलेंस, अब पहला इंस्टॉलमेंट हम 1 साल के बाद देंगे, तो हम क्या ऐड करेंगे इसमें, तो 31 दिसंबर 2001 इंटरेस्ट, कितना परसेंट इंटरेस्ट है, 6%, तो 720 इज द इंटरेस्ट। टोटल अमाउंट ड्यू इज 12,720। December 1 बैलेंस, सेम डेट, पहला इंस्टॉलमेंट, बोलिए पहला इंस्टॉलमेंट कितने का होगा, तो बोला गया था 4,000 प्लस इंटरेस्ट कितना जोड़ेंगे, 720, मतलब पहला इंस्टॉलमेंट हो जाएगा 47। ये बात समझ में आ रहा है सबको, कितना अमाउंट बचेगा, 1 जनवरी 2002, दिसंबर
डेप्रिसिएशन कितना परसेंट, कितना परसेंट डेप्रिसिएशन है, सॉरी 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 इंटरेस्ट, हमने डेप्रिसिएशन लिख दिया, ध्यान हटा, दुर्घटना घटा, कितना परसेंट, 8480 बैलेंस आया। सेकेंड इंस्टॉलमेंट देंगे, कितने का देंगे सेकेंड इंस्टॉलमेंट, 4000 तो है ही, प्लस 480, बैलेंस 4000। फिर 1 साल के बाद इंटरेस्ट चार्ज होगा कितना, 6%, और थर्ड इंस्टॉलमेंट पे करेंगे, कितने का करेंगे, 4000 प्लस इंटरेस्ट। तो यहाँ पर अमाउंट ऑफ इंस्टॉलमेंट देखिए सेम नहीं है, हर इंस्टॉलमेंट डिफरेंट अमाउंट के साथ है, इसलिए इस मेथड को हम लोग बोलेंगे फ्लैक्चुएटिंग मेथड, ठीक है। नोट कर लिया सबने। अगर यहाँ पर इंटरेस्ट का बात आएगा, तो जब हमने डाउन पेमेंट दिया तो क्या कोई इंटरेस्ट दिया था, तो पूरा प्रिंसिपल वैल्यू हो गया 8000। जब पहला इंस्टॉलमेंट दिया था तो 720 रुपए का इंटरेस्ट था, तो इंस्टॉलमेंट प्रिंसिपल वैल्यू कितना हो गया, 4000। जब दूसरा इंस्टॉलमेंट दिया था तो 480 का इंटरेस्ट था, तो प्रिंसिपल वैल्यू कितना था। जब तीसरा इंस्टॉलमेंट दिया तो 240 का इंटरेस्ट था, प्रिंसिपल वैल्यू कितना था, जोड़ लीजिए टोटल इंटरेस्ट 1440, और ये प्रिंसिपल वैल्यू, और इन दोनों को जोड़ लेंगे तो बन जाएगा एचपी प्राइस 214। ओके, समझ में आ रहा है। अब इसमें एक पॉइंट पर बहुत गौर कीजिएगा और एकदम मेमोरी में सेट कर लीजिए, जब भी आप इंस्टॉलमेंट में इंटरेस्ट जोड़ के पे कर रहे हो तो आपका प्रिंसिपल वैल्यू हर इंस्टॉलमेंट में सेम रहेगा। जैसे ये बात बोल रहे हैं, अभी आएगा वापस से, फिर आपसे हम पूछेंगे, आप आंसर नहीं दे सकोगे, इसलिए पहले समझा रहे कि जब भी आप इंटरेस्ट ऐड करके इंस्टॉलमेंट दे रहे हो हर साल, तो सबका प्रिंसिपल वैल्यू ऑलवेज क्या रहेगा। और जब फिक्स्ड अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट, फिक्स्ड अमाउंट ऑफ इंस्टॉलमेंट होगा, तो उसके अंदर में प्रिंसिपल अमाउंट सेम, उसमें इंस्टॉलमेंट का अमाउंट सेम होगा। जैसे पिछले सवाल में 24 द अमाउंट ऑफ इंस्टॉलमेंट इज सेम, लेकिन जब हम विथ इंटरेस्ट दे रहे हैं बोल के कि भाई प्लस इंटरेस्ट देंगे, तब प्रिंसिपल अमाउंट सब में क्या रहेगा। अभी भी किसी को इसमें डाउट लग रहा हो तो पूछ सकते हैं, कोई कुछ नहीं बोलेगा। अभी एक सवाल बनाने देंगे तब मालूम पड़ेगा कि आप लोग बना सकते हो नहीं, बना सकते हो ना आप लोग, तो सीख लियो है। हो गया यहाँ तक में नोट।
चलिए मौका देते हैं। मन में सोच ही रहे हो मौका ही नहीं दे रहे हैं, मौका ही नहीं दे रहे हैं, सोच रहे होगे ना। ना ना, तुम लोग का मनोकामना पूरा कर देते हैं, मौका दे दो, ठीक है? हैं? हाँ, होमवर्क देंगे, इसमें बहुत मिलेगा होमवर्क। जितना भी होमवर्क है सब यही करवा देंगे, आपको दरकार नहीं पड़ेगा घर में कुछ भी करने, एग्जाम नहीं। बट लेकिन यहाँ पर आप प्रॉपर टाइम पर एकदम पूरा ध्यान दीजिए, देखिए आप लोग को होमवर्क का जरूरत नहीं पड़ेगा। आइए सम नंबर 5 नोट कीजिए। On 1st January 93, RN Company purchased a motor car from Auto Limited. RN Company खरीद रहा है, बायर्स, मोटर कार ऑटो लिमिटेड से, वेंडर, on hire purchase. At the time of agreement, a sum of 24,000 was paid. लिख लीजिए डाउन पेमेंट 24,000. Out of the cash down price of the car, and balance would be paid in 3 equal annual installments. The number of installment 3. Payable on December 31st together with interest. 5% इंटरेस्ट का रेट है 5%। अब टुगेदर विथ बोला है, मतलब जो पिछले सवाल में प्लस था ना, यहाँ ये मतलब वो मतलब एक सेम प्लस इंटरेस्ट का ही बात बोल रहा है, या टुगेदर विथ इंटरेस्ट बोलेगा तो भी वही मतलब। अमाउंट ऑफ लास्ट इंस्टॉलमेंट 33,600 लिख लीजिए, लास्ट इंस्टॉलमेंट इंक्लूडिंग इंटरेस्ट है 33,600। मतलब इस सवाल में आपको लास्ट इंस्टॉलमेंट दे दिया कि उसने कितना पे किया लास्ट इंस्टॉलमेंट। डेप्रिसिएशन 10%, रिड्यूसिंग बैलेंसिंग मेथड। अब आप एक चीज सोच रहे हो कि हर सवाल में डेप्रिसिएशन आया, मेथड आया, और हमने इसका तो यूज ही नहीं किया। करेंगे, पहले आपको इंटरेस्ट वाला कैलकुलेशन बता देंगे, फिर आएंगे हम लोग डेप्रिसिएशन। वैसे आप लोग जानते हो डेप्रिसिएशन, चैप्टर पढ़े हो ना, या वही है एसेट्स पर डेप्रिसिएशन कैलकुलेशन। चलिए, तो ये सम्स का इंफॉर्मेशन आपको हमने लिख दिया। ये बताएं आपके इंफॉर्मेशन में क्या मिसिंग है, लिख लीजिए। कैश प्राइस, देखा, हेमंत भाभी लिख रहा हूं, क्वेश्चन मार्क फाइंड कीजिए। कैश प्राइस नहीं दिया हुआ है, पता कीजिए कैश प्राइस कितना होना चाहिए। आप बोलोगे बताया तो नहीं है कि सवाल हमने कैश प्राइस मिसिंग और दे दिया। तो बात है कि हम बता देते हैं, लेकिन आपको एक ही बार सिलेक्शन करना पड़ेगा कि एक बार बता दीजिए, बाकी हम बना देंगे। चलिए, मालूम है कि कैश प्राइस, लेकिन फिर भी कुछ लोग हैं, कोशिश कर सकते हैं, कोशिश कीजिए। पिछले सवाल का सॉल्यूशन मैं सामने खोलता हूं, आप ध्यान से देखो उसको, आपका सॉल्यूशन इसमें मिलेगा, क्योंकि दोनों का पैटर्न सेम था, सिर्फ कैश प्राइस नहीं दिया, लेकिन कैश प्राइस की जगह लास्ट इंस्टॉलमेंट दिया हुआ है। तो आप वहां गौर करके देखो तो आपको मिलेगा। थोड़ा सा सोचिए आप, थोड़ा सा इसको देखते हुए सोचिए, आपको इसी के अंदर इस क्वेश्चन का आंसर मिलेगा। इसमें भी लास्ट इंस्टॉलमेंट है क्या? है? लास्ट इंस्टॉलमेंट में इंटरेस्ट कितना है? कितना इंटरेस्ट है मालूम है ना? 240। तो प्रिंसिपल अमाउंट कितना है? 4,000। और हमने कहा था 4,000 हर एक इंस्टॉलमेंट सेम रहेगा, क्यों? क्योंकि वहां बोल दिया था प्लस इंटरेस्ट, और यहाँ भी बोल दिया टुगेदर विद। इसका मतलब है कि लास्ट इंस्टॉलमेंट से आप क्या निकाल सकते हो? प्रिंसिपल अमाउंट निकाल सकते हो। अगर प्रिंसिपल अमाउंट, ध्यान दीजिएगा, प्रिंसिपल अमाउंट अगर निकल गया, मान लीजिए एग्जाम्पल 4,
कितना इंस्टॉलमेंट दे रहे हैं आप? तो 4 इंटू 3 कितना हो गया? 12,000। और डाउन पेमेंट कितना दे रहे हैं इस सवाल में? इस सवाल में, इस समय 8,000। तो 4 इंटू 3 कितना हुआ? 12 प्लस 8 कितना हो गया? 20,000 इधर कैसे कैसे? लॉजिक लगाइए इसमें भी। इसी सवाल में आपका लास्ट इंस्टॉलमेंट इंटरेस्ट कितना इंक्लूड है उसको आप माइनस कीजिए तो आपको प्रिंसिपल वैल्यू मालूम पड़ जाएगा, और उस प्रिंसिपल वैल्यू को इंटू करेंगे जितना इंस्टॉलमेंट दे रहे हैं। आंसर यहीं पर ही है, इसी के साथ आप सोचिए। अब इतना क्लू दे दिए कितना? 95760 नहीं, टोटल कैश प्राइस बता रहा है 103। और एक क्लू दें, और एक क्लू दें। आपका लास्ट इंस्टॉलमेंट कितना है इसमें? इसमें इंटरेस्ट कितना है? कितना परसेंट इंटरेस्ट था इसमें? अगर हम 240 हटा देते हैं और आपको बोलते हैं 4240 जो आपने पेमेंट किया है उससे बताइए इंटरेस्ट कितना अमाउंट है, क्या बता सकोगे? अगर 240 नहीं मालूम हो तो 6% मालूम है, लेकिन आपके पास अगर ये 4240 लास्ट इंस्टॉलमेंट है, इसमें इंटरेस्ट कितना इंक्लूड है, कैसे निकालोगे? मेरा क्वेश्चन है 4240 इज द लास्ट इंस्टॉलमेंट, उसमें इंटरेस्ट कितना है और प्रिंसिपल कितना है? अगर ये 240 नहीं मालूम हो, 6% मालूम है, 4,000 भी नहीं मालूम है, कोई दरकार नहीं है। कितना परसेंट इंटरेस्ट है? तो ये 4240 कितना परसेंट हुआ? 106% हुआ। प्रिंसिपल वैल्यू 100 प्लस 6% इंटरेस्ट 106% हुआ ना। डिवाइड कीजिए 4240 डिवाइड बाय 106 कितना आया? 4240 डिवाइड बाय 106 इंटू 6 240 आ गया ना। मतलब कुछ नहीं, ट्रिक था जो आप लोग पहले पढ़ चुके हो लेकिन ध्यान यहाँ नहीं दिए। अब हम बोलते हैं आपके पास लास्ट इंस्टॉलमेंट कितने का है आपके सवाल में? वो कितना परसेंट इंटरेस्ट रेट है? 5। तो ये वैल्यू लास्ट इंस्टॉलमेंट का कितना हुआ? 105%। डिवाइड कीजिए 33,600 डिवाइडेड बाय 105 इंटू 5 कितना? चलिए 33,600 है इंटू 5 बाई 105 कितना आएगा? 1600। तो कितना आया? मतलब हर प्रिंसिपल अमाउंट कितने का होगा? 30,000। कितना इंस्टॉलमेंट दे रहा है? इंटू 3 कितना हो गया? डाउन पेमेंट कितना दे रहा है? कितना हो गया? बस कैश प्राइस निकल गया। हमने तो यही लिया, यहाँ पे तो 4,000 4,000 4,000 12,000 प्लस डाउन पेमेंट। तो जब लास्ट इंस्टॉलमेंट दिया रहे, इंटरेस्ट दिया रहे रेट, तो आप लास्ट इंस्टॉलमेंट से इंटरेस्ट माइनस करके प्रिंसिपल वैल्यू निकालें, और ये प्रिंसिपल वैल्यू को नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट से मल्टीप्लाई कर दीजिए और उसमें डाउन पेमेंट लास्ट इंस्टॉलमेंट लेस इंटरेस्ट प्रिंसिपल वैल्यू इनटू नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट प्लस डाउन पेमेंट इक्वल टू कैश प्राइस। फर्स्ट सवाल होता तो नहीं होता, उसका भी तरीका आएगा। जब अमाउंट फिक्स रहेगा ना, तरीका आएगा। जी नहीं जी नहीं जी नहीं जी नहीं, उसका तरीका भी बताएंगे। तो
सीखा आपने इस सवाल से? कैसे फाइंड करेंगे कैश प्राइस? लास्ट इंस्टॉलमेंट लेस इंटरेस्ट कैसे निकालेंगे? अगर 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट होता तो क्या करते हैं? 10/110। 5% है तो 5/105। 8% है तो 8/108। इंटरेस्ट लेस कर दिया, प्रिंसिपल वैल्यू आ गया, उसको इंटू करेंगे नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट से और प्लस डाउन तो कैश प्राइस आ जाएगा। ये पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आगे जितने भी सम बनाओगे इस तरह के पॉइंट आपके बहुत सारे समझ में नहीं। कोई डाउट किसी को कुछ पूछना हो? अगर आपको कैश प्राइस मालूम पड़ गया, डाउन पेमेंट मालूम है, रेट ऑफ इंटरेस्ट मालूम है, आपको प्लस इंटरेस्ट बोला है, तब तो वर्किंग बना सकते हो ना। फिर शुभ काम में देरी क्यों, फटाफट बनाइए। शुभ काम में देरी नहीं, वर्किंग नोट फटाफट बनाइए और बना के दिखा दीजिए मेरे को। सम दिखाएं तो आपने नोट नहीं किया था? अच्छा, फर्स्ट जेम 93। ओके सर, फर्स्ट इंस्टॉलमेंट कितना करके दीजिएगा, बताना पड़ेगा मेरे को। कैश प्राइस कितना था? 120। डाउन पेमेंट कितना लेस किए? कितना बैलेंस बचा? इंटरेस्ट रेट कितना है? 5%। कितना आया? 4800। ऐड कर दीजिए 1,08,000 लेस पहला इंस्टॉलमेंट टुगेदर विथ इंटरेस्ट बोला है, मतलब वो इंस्टॉलमेंट का जैसे पिछले सवाल में 4000 बोल दिया था, इसमें तो बोला नहीं है। तो आप वहां पर 1,20,000 में से माइनस किए थे कितना? 24,000। तो रिमेनिंग कितना आया था? कितना इंस्टॉलमेंट में पे कर रहा है? 3। तो 96,000 डिवाइड बाय 3 कीजिए, 32,000। एक इंस्टॉलमेंट 32 प्लस इंटरेस्ट। ये भी एक बता देते, देखिए सब लोग शायद यहाँ पर हमने नहीं बताया, पिछले सवाल में दिया हुआ था इसलिए
देखिए जब आपके पास 1,20,000 कैश प्राइस है और आप डाउन पेमेंट दे रहे हो 24,000, तो बैलेंस अमाउंट आपके पास कितना बच रहा है और उसको कितने इंस्टॉलमेंट में आप पे करोगे? 3। तो 32,000 करके इंस्टॉलमेंट हो गया प्लस इंटरेस्ट। तो किसी किसी सब में ये नहीं देता है तो आपको फाइंड करना है इसे। पिछले सवाल में लिख दिया था 4,000 प्लस इंटरेस्ट, इसमें नहीं लिखा है तो आपको ऐसे निकालना है। आ गया? मिल गया? बराबर 0 आया नीचे। इंटरेस्ट कॉलम बना लिए, प्रिंसिपल वैल्यू कॉलम बनाए, बना लीजिए। सब कुछ समझ में आया? वर्कआउट हो गया? टोटल इंटरेस्ट कितना आया? 9,600। कोई डाउट है तो पूछ सकते हैं। बोलो, पूछो। 5% इंटरेस्ट, वहां पर रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया हुआ है। तो लास्ट इंस्टॉलमेंट जब पे कर रहे हैं तो इंस्टॉलमेंट में तो इंटरेस्ट इंक्लूड होता है ना, इसलिए हमने उसमें से इंटरेस्ट निकाल लिया कि कितना इंटरेस्ट होगा, और इंटरेस्ट को लेस करने से प्रिंसिपल वैल्यू हमको मालूम पड़ गया, और उस प्रिंसिपल वैल्यू को हमने नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट 3 था उससे मल्टीप्लाई कर दिया प्लस डाउन पेमेंट। ये एक फॉर्मूला हो गया एक तरह से कैश प्राइस निकालने का। ओके, आज यहीं तक रह रहा है। नेक्स्ट क्लास हम लोग और कुछ सीखेंगे ऐसा वर्किंग, और वैरायटीज है, सिर्फ ये तो आज के 2-3 वैरायटी से नहीं चलेगा, और आपको 3-4 वैरायटी दिखाएंगे, और साथ में दिखाएंगे बायर्स के बुक्स में एंट्री और लेजर कैसे बनाते हैं। ये हम लोग नेक्स्ट क्लास में सीखेंगे। ओके।